Good morning, everyone. Welcome again to my channel One Step to Success. कैसे हैं आप सभी? और आपकी पढ़ाई, आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो अभी भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, देर नहीं हुई है। चलिए, यहाँ पर आपका टॉपिक चल रहा था प्रकाश संश्लेषण का। हमारे केवीएस, एनवीएस, DSSB, EMRS जैसे एग्जाम के जो टॉपिक है, हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट है। TGT PGT के लिए यहाँ पर हम आपको प्रिपरेशंस करा रहे हैं। सो आप लोग ज्वाइन कीजिए हमारे क्लास को। और हमारा टॉपिक प्रकाश संश्लेषण, जिसको आज हम यहाँ पर फिनिश करेंगे। कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं फ्रेंड्स, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है 37 नंबर। प्रकाश श्वसन के दौरान ऑक्सीजन उपभोगकारी अभिक्रियाएं कहाँ होती हैं? ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शंस को। हरित लवक के स्ट्रोमा तथा माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक के स्ट्रोमा तथा पेरोक्सिसोमों में, हरित लवक के ग्रेना तथा पेरोक्सिसोमों में, हरित लवक के स्ट्रोमा में। बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस आपको दिख ही रही है, ये पूछा गया है PMT के एग्जाम में। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि नीट के एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है उसमें और आपके केवीएस एनवीएस के क्वेश्चंस लगभग आपके बहुत सिमिलर रहते हैं, लेवल लगभग बराबर ही रहता है, डिफिकल्टी लेवल उतना ही रहता है। तो बिल्कुल नीट वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश श्वसन के दौरान ऑक्सीजन उपभोगकारी अभिक्रियाएं कहाँ होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा तथा पेरोक्सिसोमों में। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। प्रकाश तंत्र सेकंड के उत्तेजित पर्णहरित अणु से निकले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम किसके द्वारा स्वीकारे जाते हैं? कहां से निकल रहे हैं और कौन स्वीकार करता है? प्रकाश तंत्र सेकंड में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को। तो याद कीजिए, प्रकाश तंत्र सेकंड को सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहे हैं और कौन स्वीकार करता है? ध्यान दीजिए उसको। साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ, क्विनोन, फेरेडॉक्सिन। कौन स्वीकार करता है सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनों को? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको डेली क्लास सुबह 9 बजे हम प्रोवाइड करते हैं बायोलॉजी का सेशन। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लासेस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर। सो यहां पर सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा? क्विनोन। सो क्विनोन जो है वो सर्वप्रथम एक्सेप्ट करता है प्रकाश तंत्र 2 में इलेक्ट्रॉनों को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश तंत्र 2 सिद्धांत दिया। किसने दिया ये सिद्धांत? हिल ने, ब्लैकमैन ने, इमर्सन ने, आर्नन ने। प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश तंत्र 2 का सिद्धांत किसने दिया? नोट कीजिए क्वेश्चन को। इमर्सन ने दिया था, इमर्सन ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों के प्रकाश संश्लेषण से भिन्न होता है, क्योंकि? अब आपको ध्यान देना है, समझना है क्वेश्चन को। ऊर्जा स्थिर नहीं होती है, प्रकाश आवश्यक नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं निकलती है, एक पोषक जीव की आवश्यकता होती है, पोषक जीव की आवश्यकता होती है। चलिए,
जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों के प्रकाश संश्लेषण से भिन्न होता है। तो इसका कारण पूछा गया है कि किन कारणों से भिन्न होता है। सो यहाँ पे कारण होगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं निकलती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑक्सीजन नहीं निकलती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता होता है। कौन देता है हाइड्रोजन? ऑप्शंस है H2S, NH2, H2O, H2SO4। जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण की बात की जा रही है, इसमें हाइड्रोजन दाता यानी देने वाला कौन होता है? सो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा H2S। ये हाइड्रोजन दाता होता है जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश श्वसन से भिन्न है क्योंकि? ऑप्शंस देखिए, यह हरे पादपों में पाया जाता है, यह प्रकाश में होता है, इसमें कम O2 से अधिक CO2 निकलती है, यह ATP नहीं बनाता है। सो यहां पर आपका टॉपिक आज हम समाप्त करने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक आज समाप्त हो जाएगा और आप लोग हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया हुआ है क्लास को, वो स्टार्टिंग से हमारा पहले वाला जो सेशन है वहां से आप स्टार्ट करेंगे डे 1 से, और हर एक वीडियो का पूरा अटेंड करेंगे, देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन अगर छूटता है तो आपका लॉस होता है फ्रेंड्स, ठीक है। सो प्रकाश श्वसन से भिन्न होता है क्योंकि यह एटीपी नहीं बनाता। सो प्रकाश श्वसन में एटीपी नहीं बनते। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों में सामान्य है। दोनों में क्या चीज है जो सामान्य होती है? ऑप्शन है साइटोक्रोम, प्रकाश, जल, तापमान। लगभग बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस कंटिन्यू आ रहे हैं हमारे सामने। सो इनके आंसर आपको जरूर पता होने चाहिए। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों में सामान्य क्या है? साइटोक्रोम। द राइट आंसर इज साइटोक्रोम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा प्रकाश तंत्र एक प्रकाश अभिक्रिया के समय इलेक्ट्रॉन NADP को पहुंचाता है? समझिए क्वेश्चन को। और ऑप्शंस है प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, फेराडॉक्सिन। सो क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? निम्न में से किसके द्वारा प्रकाश तंत्र फर्स्ट प्रकाश अभिक्रिया के समय इलेक्ट्रॉन NADP को पहुंचाता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है NADP को, किसके द्वारा? फेराडॉक्सिन के द्वारा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, फेराडॉक्सिन। एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, देखिए आपका प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड से हमने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको उसी टॉपिक से पूछेगा। सो 45 नंबर क्वेश्चन है, क्रेंच प्रकार की शारीरिकी पाई जाती है? क्रेंच एनाटॉमी सुना होगा आप सभी ने। ऑप्शंस है C2 पौधों में,
C3 पौधों में, C4 पौधों में, या CAM यानी कैम पौधों में? क्रैंज शारीरिकी, क्रैंज एनाटॉमी किसमें पाई जाती है? हर एक टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने, ठीक है? तो जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं पूरे ध्यान से फोकस के साथ पढ़िए, कोई भी डिटेलिंग आप मत छोड़िए। सो क्रैंज एनाटॉमी जो है वो C4 पौधों में पाई जाती है, C4 प्लांट्स में। ऑप्शन C4 पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। प्रकाश संश्लेषण की प्रथम घटना होती है? एटीपी का संश्लेषण, पर्णहरित की प्रकाशीय उत्तेजना व इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, जल का प्रकाशीय अपघटन, ऑक्सीजन का निकलना। तो कौन सी घटना है प्रकाश संश्लेषण की प्रथम घटना? यहां पर आंसर हो जाएगा पर्णहरित की प्रकाशीय उत्तेजना व इलेक्ट्रॉन का निकलना। ये सबसे पहले घटना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन लगता है मैंने पहले भी आपको कराया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से सक्रिय विकिरण निम्न में से किस तरंग दैर्घ्य परास में होती है? 340 से 450 nm, 400 से 700 nm, 500 से 600 nm, 400 से 950 nm। बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से सक्रिय विकिरण किस तरंग दैर्घ्य परास में होती है? और ये होती है आपकी 400 से 700 nm में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश हेतु तरंग दैर्घ्य किस भाग में सर्वाधिक होती है? हरा, पीला, लाल, बैंगनी। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश हेतु तरंग दैर्घ्य किस भाग में सर्वाधिक होती है? ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक के, जो अक्सर अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुए हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लाल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकासी के लिए आवश्यक है? तांबा, लौह, मैग्नीज या जस्ता? ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन निकासी के लिए कौन सा तत्व जो है वो आवश्यक है? सो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैग्नीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा एंजाइम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजिनेज, इन्वर्टेज, कैटालेज, रुबिस्को। चलो, ये आंसर भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। कौन सा एंजाइम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक?
सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, रुबिस्को एंजाइम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। प्रकाश श्वसन को किन परिस्थितियों द्वारा समर्थन मिलता है? ऑप्शंस देखिए, उच्च ऑक्सीजन तथा निम्न कार्बन डाइऑक्साइड, निम्न प्रकाश तथा उच्च कार्बन डाइऑक्साइड, निम्न तापमान तथा उच्च कार्बन डाइऑक्साइड, निम्न ऑक्सीजन तथा उच्च कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपने पढ़ा है उसको आप सोचिए आपने क्या पढ़ा हुआ है। ऑप्शन को देखकर कंफ्यूज मत होइए। प्रकाश श्वसन को किन परिस्थितियों द्वारा समर्थन मिलता है? उच्च ऑक्सीजन तथा निम्न कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जो पहला परिस्थिति है, कंडीशन है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर सकते हैं। एंड बढ़ेंगे हम आगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 52। कितने केल्विन चक्र एक हेक्सोस अणु बनाते हैं? 2, 6, 4 या 8? चलिए, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन आंसर आपको ट्रिकी लग रहा होगा। कितने केल्विन चक्र एक हेक्सोस अणु बनाते हैं? 6। 6 केल्विन चक्र के द्वारा एक हेक्सोस का अणु बनता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। प्रकाशिक अभिक्रिया के परिणाम हैं केवल एटीपी, केवल NADPH2, ATP व NADPH2, FAD। मतलब प्रकाश अभिक्रिया के रिजल्ट क्या बनता है? सो द राइट आंसर इज ATP व NADPH2। ये दोनों बनते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन। ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण के लिए आवश्यक ATP और NADPH2 के अणुओं की संख्या है। पहला वाला ATP का संख्या होगा, दूसरा वाला NADPH2 का संख्या होगा। 12 व 18, 18 व 12, 15 व 10, 33 व 22। कितनी संख्या होती है ATP और NADPH2 के अणुओं की? किस चीज के लिए? ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए कितने ATP और कितने NADPH2 के अणु की संख्या की आवश्यकता होती है? तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, TGT, PGT, नीट जैसे एग्जाम्स के लिए भी आप यहाँ पे तैयारी कीजिए फ्रेंड्स। डेली क्लास अटेंड कीजिए, इससे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका। 18 ATP के अणु और 12 NADPH2 के अणु की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्रमशः। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। ग्रेना रहित हरित लवक पाए जाते हैं मांसलोद्भिदों में, C4 पौधों की पुलाच्छद कोशिका में, जलोद्भिदों में, C4 पौधों की पर्ण मध्योतक कोशिका में। और आज हम प्रकाश संश्लेषण वाला टॉपिक यहीं पर खत्म करेंगे। ठीक है, तो ग्रेना रहित हरित लवक किसमें पाए जाते हैं? ये होता है C4 पौधों की पुलाच्छद कोशिका में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। कोशिका निकल रहा है मेरे मुंह से पढ़ते पढ़ते। चलिए
56 नंबर क्वेश्चन, C4 पौधों में CO2 का आरंभिक स्थिरीकरण होता है। ऑप्शंस देखिए, द्वार कोशिकाओं के हरित लवक में, स्पंजी पर्ण मध्योतक के हरित लवक में, खंभोतक के हरित लवक में, पुलाच्छद के हरित लवक में। 50 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में। सो आप हर एक क्वेश्चन को आप पढ़िए, समझिए और उसका रीजन क्या होगा, क्यों होगा, एक एक चीज का डिटेल में समझना है, पढ़ना है। C4 पौधों में CO2 का आरंभिक स्थिरीकरण होता है, स्पंजी पर्ण मध्योतक के हरित लवक में होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, C3 पौधों की अप्रकाशिक अभिक्रिया का प्रथम स्थायी उत्पाद है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल, RUBP। चलिए आंसर करेंगे फ्रेंड्स। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चलिए, तो C3 पौधों की अप्रकाशिक अभिक्रिया का प्रथम स्थायी उत्पाद होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। C3 साइकिल को अच्छे से पढ़िएगा, C3 साइकिल, C4 साइकिल। और आज का लास्ट क्वेश्चन, C4 पौधों में CO2 ग्राही है। ऑप्शंस है ज़ाइलूकोज 5-फॉस्फेट, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, फॉस्फोइनॉल पायरुविक अम्ल। चलिए, बेहतरीन सेशन, बेहतरीन क्वेश्चन। सो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? C4 पौधों में C2 ग्राही क्या है? राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। और आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे और डेली आप क्लास अटेंड कीजिए इसी टाइम पर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।